रियाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पंजाब में हमने देखा कि पीटीआई जब टूटी तो उसमें जहांगीर तरीन और रलीम खान ने एक नई पार्टी बना दी और अब आपके जो कोलीग हैं उन्होंने भी एक नई पार्टी बना दी है केपी में। कैसे देख रहे हैं आप इसके अमल को? रहमान रहीम, देखिए, बुनियादी तौर पर परवेज खटक साहब के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो आईपीपी में शामिल हो जाते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, या वो अपनी पार्टी बना लेते। पीटीआई के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जिस तरीके से पीटीआई के अंदर डिग्रेड किया गया असद उमर साहब को, उन्हें, और फिर जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग और फिर जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो अपनी नई पार्टी बना लें, और उन्होंने जो नई पार्टी बनाई है, नजर तो यही आता है कि वो एक अच्छी मजबूत और मजबूत पार्टी केपीके की सत्ता पे। अगर 57 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन उसमें शामिल हुए हैं और उसके बाद मजीद भी शायद उस पार्टी में शामिल हो, तो उन्होंने अपनी मौका मुनासिबत के मुताबिक अच्छा डिसीजन किया है। ठीक है फैयाज साहब, हमने ये भी देखा कि पीटीआई में जो अरकान रहे हैं जिन्होंने वहां से इस्तीफा देने का ऐलान किया, काफी अरकान ऐसे थे जो कि नालां दिखाई दिए। अगर हम परवेज खटक की बात करें तो उनकी तरफ से भी आया कि हमें साइड लाइन करने की कोशिश की गई। क्या ऐसे चीजें होती रही? आप भी पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, क्या ऐसी सूरत हाल बनती रही कि आखिरकार नौबत इस तरफ को आ गई कि एक अलग सियासी जमात बनाने का ऐलान किया गया? देखिए, आप मुझे बताएं ना कि केपीके की सतह से लेके मुल्क की सतह पे मुराद सईद जैसे एक लड़के को आप जनाब प्रमोट करें। अब मुझे नहीं पता है कि मुराद सईद के साथ जनाब पार्टी के चेयरमैन का क्या लेना क्या देना, क्या मामलात, ना तो मैं उस तरह की बात करूंगा जिस तरह से लोग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करते रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि परवेज खटक जैसा जहादीदा और सीजन पॉलिटिशियन, और इसी तरह के और 20 ऐसे, असद कैसर और शाह फरमान और पता नहीं कौन कौन से ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनके ऊपर आप एक मुराद सईद जैसे लड़के को आप हमेशा प्रेफर दें और उसको सर पे बैठाएं और उसको हीरो बनाएं और उसको जनाब मर्जी सत्ता का जनाब एक इमेंसिपेटर के तौर पर प्रेजेंट करें, तो इन लोगों के दिलों को तो टूटेगी ना। असल में तहरीक इंसाफ के अंदर पहले दिन से इंसाफ खुद ही नहीं था। आपने आज तक इंसाफ ही नहीं किया कि कौन सा बंदा, कौन सा तर्जुमान, कौन सा स्पोक्स पर्सन, कौन सा पॉलिटिकल लीडर कितनी वैल्यू रखता है, कितनी हैसियत रखता है, उसकी उम्र, उसका तजर्बा, उसकी कुर्बानियां, उसके मुताबिक नहीं होता था फैसला। वहाँ फैसला होता था कौन ज्यादा पैसा लगाएगा, कौन ज्यादा पैसा प्रोवाइड करेगा, कौन ज्यादा सर्विसेज देगा, कौन जनाब आपकी लीगल इलीगल मामलात के अंदर जनाब पार्टी चेयरमैन के साथ फ्रंट फुट के ऊपर खड़ा होगा। ठीक है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की और कई ऐसी चीजें होंगी जो परवेज खटक साहब खुद ही बताएंगे कि जो ज्यादतियाँ होती रही हैं। मतलब आप ना उनको कंसल्टेशन के अंदर शरीक करें, ना उनको आप मशवरे के अंदर शरीक करें, ना उनको आप पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप के हवाले से। आप तय ना पिछले 1.5 साल के अंदर क्या किरदार रहा है। वो 4-5 बंदे होते थे, 6 बंदे, वो बिल्कुल साथ लगे होते थे दुमछल्ले के तौर पे, जिनका ना कोई पॉलिटिकल अप्रोच थी, ना कोई हैसियत थी, ना कोई वैल्यू थी। बस ये था कि वो पार्टी चेयरमैन की हाँ में हाँ मिलाते थे और उनको जायज नाजायज सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब के पास भी एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा दफ्तर होगा शिकायत का। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद असल में 9 मई का वाकया और 9 मई के वाकये से पहले जो 1.25 साल जो स्टैंस और जो नैरेटिव फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ रखा गया, और उसकी जो फिर एंड आया जनाब 9 मई को, उसके बाद किसी के लिए सर्वाइवल करने का कोई रास्ता ही नहीं है पीटीआई के किसी लीडर के पास।